मरने के बाद भी मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि जिंदा रहूं। एक महिला को अगर उसका परिवार सपोर्ट ना करे तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। राजनीति में झूठ बहुत बोला जाता है, तो मुझे राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं। अगर मेरे संगठन का ही व्यक्ति किसी के साथ गलत करेगा तो मैं अपने संगठन के ही खिलाफ हो जाऊंगी। तो चाहे हम जितना मर्जी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारी जो सोच है वही है कि मुझे ये होता है कि अभी जाके उसको या तो गोली से उड़ा दूं या उसको चौराहे पे सभी के आगे। अगर आज एक महिला चुप है तो उसके पीछे 100 महिलाएं और चुप बैठी। लवजी जिंदगी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी भी दूसरे लोगों के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनके मरने के बाद भी वे लोगों के काम आ सके। आज हम जिस शख्सियत के साथ रूबरू होने जा रहे हैं वो ऐसी शख्सियत है जो अपनी ज़िंदगी का कुछ समय, कुछ पैसा लोगों के लिए लगा रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, लेकिन साथ में मरने के बाद भी वो लोगों के काम आए, इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी को पीजीआई चंडीगढ़ में डोनेट किया है कि जब वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगी तब उनकी बॉडी के ज़रिए दूसरे लोगों को नई ज़िंदगी मिल सके या डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट कर सके। मैं बात कर रही हूँ मोनिका शर्मा की। मैडम, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि मरने के बाद भी आपकी बॉडी किसी के काम आ जाए, इसलिए आपने अपनी बॉडी को डोनेट किया है। ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? मुझे हर टाइम ये रहता है कि जीते जी तो हम करते हैं काम लोगों का, लेकिन मरने के बाद भी मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि ज़िंदा रहूं, किसी की आंखों में, किसी के दिल में। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि जब मेरा जन्मदिन होगा तो अपनी बर्थडे पे मैं ये अपनी बॉडी डोनेट करूंगी। तो अपने बर्थडे वाले दिन मैंने अपनी बॉडी पीजीआई में डोनेट की। मरकर भी लोगों में ज़िंदा रहूंगी। बहुत अच्छी बात है। मैम, ये समाज सेवा की जाए, ये आपका रुझान जो है इस तरफ कैसे आया? घर में ऐसा माहौल था? कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिली? जी, एक्चुअली मेरे फादर पुलिस ऑफिसर रिटायर हैं, तो मैं उन्हें देखती थी। वो हमेशा ये कहते थे कि कोई भी बच्चा पढ़ने वाला हो, अगर वो उसके पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते तो मैं उनकी फ़ीस पे करूँगा। अच्छा। तो मुझे जैसे उन्होंने किसी को देखना, किसी के पास कपड़े नहीं हैं, कोई नीडी पर्सन है, तो मुझे उनसे ये प्रेरणा मिली। कुछ मेरा जैसा कहते हैं ना, घर का माहौल होता है तो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। तो ये मैंने अपने फादर से सीखा। मेरे मम्मा गवर्नमेंट टीचर रिटायर हैं, तो मेरे मम्मा बहुत धार्मिक है, बहुत ज़्यादा। हमेशा उन्होंने रामायण पढ़नी, मंदिर जाना। तो जो मेरे में मंदिर जाना या जो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे मेरी मदर से मिली है। जी मैम, ऐसा होता है कि जब भी कोई लड़की कोई काम करती है, चाहे समाज सेवा का करती है, चाहे राजनीति में जाती हैं, या किसी भी ऐसा कर सकते मंच पर अगर वो अपनी आवाज़ रखती है या काम करती है, तो कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग उसके सपोर्टर्स होते हैं। आपको ये सारे काम करने में कौन मोटिवेट करता है? जी, सबसे पहले तो मेरी ही इच्छा थी कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, मैं फ्री नहीं बैठ सकती। तो मुझे होता है कि मैंने कुछ करना है, कभी अपने समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन मुझे मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, तो मुझे अभी बेटी भी छोटी है, वो भी मुझे मेरे परिवार ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि एक महिला को अगर उसका परिवार सपोर्ट ना करे तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो मुझे पति और बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की। जी मैम, समाज सेवा में आप क्या क्या काम करती हैं?
जी, समाज सेवा में अभी जैसे हम थोड़े दिन पहले ही पीजीआई में कंबल डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं और जैसे महिलाओं की मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जो अपने मायके से भी शेयर नहीं कर सकती, अपने ससुराल से शेयर नहीं कर सकती, जैसे गरीब लड़कियों की शादी, मतलब बहुत से ऐसे काम हैं, गरीबों में कपड़े बांटने, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो बहुत से हमारे तक आते हैं, जी हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। कोविड के दौरान जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, डरते थे, उन दिनों में हमने क्या, सारे समाज ने, मैं तो उन सभी का थैंक्स करती हूँ जो कोविड के दौरान अपने घरों से निकल के उन्होंने लोगों की मदद की। तो हमने राशन तक पहुँचाए। कुछ महिलाएं मेरे पास ऐसी भी आई जिन्होंने बोला कि मोनिका मैम, हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते आपको क्योंकि हमारी समाज में अच्छी पहचान है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में आज राशन भी नहीं, तो क्या आप हमारी मदद करोगे। तो पता नहीं ऐसी कितनी महिलाओं की, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली कुछ भी हो जाए वो कभी किसी से मांगेगी नहीं, तो हमने ऐसी महिलाओं की भी मदद की। जो भी हमारे पास मदद के लिए आता, चाहे वो किसी का घर बनाने की हो, चाहे वो कंबल बांटने की हो, गर्म कपड़े बांटने की हो, राशन की हो, किसी की शादी की हो, तो हर कार्य में हम आगे रहते हैं। मैम, आप राजनीति के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति से हम समाज की समस्याओं का हल कर सकते हैं या बेहतरीन ढंग से समाज सेवा कर सकते हैं? क्या राजनीति एक अच्छा मंच है? जी, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि मैं पहले राजनीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि राजनीति में झूठ बहुत बोला जाता है, तो मुझे राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन इस संगठन में मुझे 5 साल हो गए हैं। अब मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हम झूठ बोल के ही आगे निकलें। 100 में से 90% लोग झूठ बोलकर आगे निकलते हैं, लेकिन 10% वो भी तो है ना जो सच के साथ आगे निकलते हैं। तो बिल्कुल राजनीति में अगर आपको लगता है कि आप राजनीति में जाके समाज सेवा कर सकते हो तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। जी मैम, आप महिला जो विंग है उसकी प्रधान भी हैं पंजाब में से, किस तरह की महिलाओं को समस्याएं आज के समय में ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं? 21वीं सदी में भी ऐसी ज़्यादातर कौन सी समस्याएं हैं जो औरतें लेकर आपके पास आती हैं? सबसे पहले तो चाहे हम जितना मर्जी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारी जो सोच है वही है कि महिलाओं, जो पुरुष हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ता नहीं देख रहे। मैं हमेशा ये कहती हूँ, बेशक हम मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न कपड़े हमने डालने शुरू कर दिए हैं, क्लबों में जाने लगे, लेकिन सोच तो आपकी वही है औरतों के लिए। बहुत सी ऐसी औरतें मेरे पास आती हैं जो अपने इन लॉज से बहुत तंग हैं, जो अपने मायके वालों से भी तंग हैं, और डाइवोर्सी केस इतने हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। अभी 6 मंथ नहीं होते शादी को और उनके डाइवोर्स होने शुरू हो जाते हैं। कुछ अनमैरिड लड़कियां ऐसी आती हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जो फेसबुक या इंस्टा पे जुड़ी होती हैं वो गलत लड़के के साथ मतलब फंस जाती हैं, बातों में आ जाती हैं। मैं इस के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए ये महिलाओं को, लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये जो फेसबुक, इंस्टा, इस पे लड़कियां विश्वास करती हैं और चुंगल में फंस जाती हैं, फिर लड़के उनको ब्लैकमेल करते हैं, और सबसे ज़्यादा आज केसेस ही यही आ रहे हैं। तो पता नहीं कितने ऐसे केसेस जो लड़के ब्लैकमेल करते थे लड़कियों को, तो हमने कितनी लड़कियों की ऐसे मदद की। और वो अपनी मदर से बात नहीं कर रही थी, मैंने उनको बोला आप अपनी मदर से बात क्यों नहीं करते? वो कहते अगर हमने अपनी मदर को ये बात बताई वो हमें कॉलेज नहीं जाने देंगे, हमें घर में बिठा लेंगे। तो अपने बच्चों के साथ आप इतना फ्रेंडली रहो कि आपकी बेटी मदर से सारी बात कर सके। तो फ्रेंडली मतलब होना बच्चों के साथ कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि बच्चे डरते हैं कि अगर हमने अपनी मदर को ये बात बताई हमें डांटेंगे, हमारी शादी कहीं कर देंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना शुरू करें। मैम, एक सवाल आपसे ये पूछेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है, लड़की से रिलेटेड होगा जो, जिसमें आपके संगठन से जुड़ा हुई व्यक्ति जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हों, तो फिर आप किसका साथ देंगी, अपने संगठन का या फिर उस लड़की का? जी देखिए, मेरे लिए इंसानियत पहले नंबर पे है। मेरे पास कोई भी आ जाए, अगर मेरे संगठन का ही व्यक्ति किसी के साथ गलत करेगा तो मैं अपने संगठन के ही खिलाफ हो जाऊंगी।
आज तक ईमानदारी से, सच्चाई से जहाँ भी पहुँची हूँ, अपनी ईमानदारी लगन से पहुँची हूँ। अगर बहुत बार ये होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम क्या देखते हैं कि अगर उन्हीं की पार्टी का बंदा गलत करता है वो आवाज़ को दबा देते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मेरे संगठन का व्यक्ति किसी के साथ गलत करेगा तो मैं उस बंदे का साथ कभी भी नहीं दूंगी, सच के साथ ही खड़ी होंगी। पहले पता करूंगी बात क्या है। अगर हमारे संगठन का व्यक्ति गलत होगा तो उसी को गलत बोला जाएगा। जी मैम, जैसे आपने कहा कि आपने जो भी रास्ता तय किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने ईमानदारी से किया है, तो ईमानदारी का रास्ता कभी भी आसानी से नहीं तय होता। बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, बहुत सारा संघर्ष होता है। क्या आपको भी अपनी स्थिति पर पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा, या मुसीबतें कितनी कुआई आपके रास्ते? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि लोग अक्सर जब भी कोई सक्सेस होता है तो सिर्फ उसी को देखते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस होता है, चलो हम उतना सक्सेस तो नहीं हुए, बट जितना भी हुए हैं उसके पीछे जो वो सफ़र करता है शायद वो किसी को भी नहीं पता होता। जी बिल्कुल, मुझे 5 इयर्स हो गए इस लाइन में, तो मैंने भी बहुत कुछ सफ़र किया है। पहले तो मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे आने के लिए रोका कि तुम ये धर्म का काम मत करो, कुछ नहीं रखा हुआ। मेरे पे झूठा पर्चा भी दर्ज किया गया। जो अभी मैं लड़ रही हूँ, तो मेरी जो फैमिली थी वो वेल एजुकेटेड फैमिली है, तो उनको ये लगा कि हमारे ख़ानदान में आज तक किसी के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं हुआ, तो हमारी तो बहुत इंसल्ट हो गई। तो उन्होंने 3 साल हो गए, अभी इतनी बोलचाल नहीं है, तो उन्होंने मुझे रोका कि तुम ये काम मत करो, लेकिन मुझे पता था मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं उसी रास्ते पे चल रही हूँ। लेकिन चलो ठीक है, अभी थोड़ा मनमुटाव कम भी हो गया है, और भी बहुत कुछ फेस किया मैंने, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी लगन से, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मैंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। तो लेट्स सी, वो जैसे जैसे आगे मुझे देखेंगे, हो सकता है वो कभी ये रियलाइज़ करें कि हाँ हमने गलत बोला था, हो सकता है। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है। बिल्कुल बहुत कुछ सहा मैंने, बहुत लोगों, क्योंकि जब भी महिला किसी भी फील्ड में, आप भी महिला हो, मैं भी महिला हूँ, जब कोई भी महिला किसी भी फील्ड में निकलती है तो सबसे पहले उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तरह तरह की बातें की जाती हैं, कभी इन लॉज की तरफ से, कभी पेरेंट्स की तरफ से, कभी समाज की तरफ से। लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आपने रुकना नहीं, आप चलते रहो। तो मैंने बहुत कुछ खोया है मैंने, लेकिन एक पत्नी, कोई शक्ति थी मेरे साथ जो मेरे साथ चलती रही, और आगे भी मैं भगवान से दुआ करती हूँ ऐसे ही आशीर्वाद मुझे भगवान दे, मैं ऐसे ही समाज का काम करती हूँ। मैम, बतौर समाज सेविका आपको ऐसी कौन सी समस्या जो हर समय खटकती है, जिसे आप दूर करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्या तो मैं समाज से दूर कर दूँ, ऐसी कौन सी समस्या है? सबसे पहले जो हमारी महिलाओं का, बच्चियों का रेप होता है, वो मुझे, मतलब जब मैं किसी छोटी सी, कोई 5 साल की बच्ची है, कोई 10 साल की, चाहे महिला, रेप तो रेप ही है। जब मैं रेपिस्ट वाली न्यूज़ सुनती हूँ ना, तो मतलब मुझे ये होता है कि अभी जाके उसको या तो गोली से उड़ा दूँ, या उसको चौराहे पे सभी के आगे फांसी की सज़ा दूँ। हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाएं कैसे? मेरी बेटी है, हम उसको पार्क में नहीं भेजते, अंधेरा हो जाता है, ये होता है बेटी कहाँ गई, 1 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो टेंशन हो जाती है। आज हमारी बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, पेरेंट्स को हर टाइम अपनी बच्चियों की टेंशन रहती है। मैं सबसे पहले, मुझे जो दुख लगता है, मतलब कि हमारे ऐसे कानून क्यों नहीं अभी तक बने कि जब भी किसी महिला का, बच्ची का रेप हो तो उसको उसी समय चौराहे में फांसी की सज़ा क्यों नहीं देते आप? ये क्राइम ऐसे रुके ही नहीं सकता। हम लोग लाइव आते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, बस वो तो जेल चले गया, रोटियां खा रहे हैं, उसको क्या है? तो मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि जो रेप हमारे देश में हो रहे हैं वो टोटली बंद होने चाहिए। जी। और मैम, आपका विज़न क्या है? आप समाज के लिए और क्या करना चाहते हैं? देखिए, समाज के लिए जितना भी काम करो उतना ही कम है। मैं हमेशा, मेरे में यही रहता है कि जो भी मेरे पास बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, जो भी मेरे पास उम्मीद लेके आता है, मैं उसको मतलब खाली ना मोड़ूं।
ये रहता है कि वो मतलब उसका मैं काम करके ही वो मेरे पास से जाए। मतलब सबसे ज़्यादा मैं अपने समाज में यही, जैसे दहेज को लेके लड़कियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं। मैंने कोविड के दौरान बच्चों की फ़ीस तक डिपॉजिट की, क्योंकि स्कूल वालों ने बच्चों के रिज़ल्ट भी नहीं दिए। तो समाज में सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए ही करना चाहती हूँ कि महिलाएं बाहर आएं। महिलाएं मतलब 100 में से मैंने पहले भी बोला 90% महिलाएं अपने अंदर घुट रही हैं, सिर्फ समाज के डर से। मतलब वो पिस रही हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो अपनी बात बाहर लाती ही नहीं। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, आप बाहर निकलिए, अपनी समस्या बताइए। समस्या बताओगे तो हल निकलेगा। अगर आज एक महिला चुप है तो उसके पीछे 100 महिलाएं और चुप बैठी हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी कोई महिला किसी भी फील्ड में बाहर आती है तो उसकी टांग खींचने के बजाय उसका हाथ पकड़िए। हम नए कपड़े डाल के वेस्टर्न पहन रहे हैं, हमारी सोच वही है। आज कोई महिला अगर किसी पार्टी से आउट ऑफ स्टेशन जाती है, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, उसको मतलब एक्टिवा नहीं चलाना आता, अगर वो किसी अपने कुलीग के साथ बैठ के जा रही है तो तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो कैसे महिला आगे आएगी? सबसे पहले जो हमारी सोच है हमें वो बड़ी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। वाकई ही दोस्तों, किसी भी समस्या का जो समाधान है वो हमारी सोच से ही शुरू होता है। जैसा कि मैम ने आज की इंटरव्यू में बताया कि आज के समय में ज़्यादातर औरतें जिस समस्या के साथ जूझ रही हैं वह है रिलेशनशिप्स। मैरिज से पहले अगर रिलेशनशिप्स हैं, उनके कारण बच्चियाँ ब्लैकमेल हो रही हैं, और मैरिज के बाद भी रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें खुशहाली नहीं है। तो ज़रूरत है कहीं ना कहीं हम सबको सोच बदलने की, एक दूसरे का साथ देने की। मैडम, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? एक मैं मैसेज और देना चाहती हूँ, लड़कियों को बिल्कुल बोझ ना समझें जी। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं लड़की 22-23 साल की हो गई, शादी कर दो। सबसे पहले अपनी बेटी को शिक्षित कीजिए जी। अगर आपकी बेटी शिक्षित होगी, वो पता नहीं आगे कितने लोगों को शिक्षित करेगी जी। पहले ज़माना कुछ और था कि लड़की 18 साल की हुई नहीं तो शादी कर दो। अभी भी कुछ पेरेंट्स सोचते हैं लड़की बोझ है, शादी कर दो तो काम खत्म हो जाएगा, हमारी सिरदर्दी कम हो जाएगी। मेरी ये सोच है, बेटी को सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा कीजिए, तब उसकी शादी के बारे में सोचिए। कुछ पेरेंट्स लड़कियों की शादी कर देते हैं, बाद में उन्हें पूछते भी नहीं। मेरे पास केस ऐसे भी आए हैं कि लड़कों ने माँ बाप की सेवा नहीं की, लड़की ने अपने फादर की या मदर की सेवा की। क्या जो लड़की है वो प्रॉपर्टी लेने के लिए? जो लड़की हैं, मरने के बाद माँ बाप की प्रॉपर्टी लड़कों के पास चली जाती है। सेवा के नाम पे तो लड़के कुछ भी नहीं करते, वहाँ पे लड़की का हक क्यों नहीं दिया जाता? मेरे पास एक केस आया, लड़की ने अपने फादर का ऑपरेशन करवाया, लड़कों ने साफ हाथ खड़ा कर दिया। ऐसी लेडीज को आगे आना चाहिए, ऐसी लेडीज बताए आके अपने भाइयों के बारे में जी। तो औरों को भी डर पैदा हो। पता नहीं हमारे समाज में इतनी बुराइयां हैं, अभी तो मतलब आप लगा लो 10% बाहर निकल के आई हैं जी। हर एक लेडी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर एक लेडी की। मैं सिर्फ पेरेंट्स को, माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ, लड़की को बोझ ना समझिए, उसको पढ़ाइए, अच्छे घर में उसकी मैरिज कीजिए। आफ्टर मैरिज भी उसे पूछिए, ये मत सोचिए शादी कर दी तो हमारा रिश्ता खत्म। जितना हक लड़कों का है उतना ही हक लड़कियों का है। मेरे भी बेटा और बेटी है, मैंने दोनों को बराबर रखा हुआ है, और अगर ज़िंदगी रही जितना मैं बेटे के लिए करूँगी उतना ही बेटी के लिए। बेटियों को कम मत समझिए। मैं गारंटी से कह सकती हूँ आज भी लड़के इतना अपने माँ बाप का नहीं करते जितना लड़कियाँ करती हैं। तो प्लीज़ लड़कियों को नज़रअंदाज मत कीजिए जी। बहुत अच्छा संदेश मैडम ने, वाकई ही बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।